सड़कों पर जलते हुए व्हीकल्स और उतरे हुए लोग जो कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, तस्वीरें श्रीलंका नेपाल की नहीं है, ये तस्वीरें भारत के लद्दाख की, जहां पर 24 सितंबर को लद्दाख की न्यू जनरेशन है, जिसे जेन जी के नाम से भी जाना जाता है, एक आंदोलन को अलग ही मोड़ दे दिया। शुरुआत में आंदोलन काफी पीसफुल तरीके से हो रहा था, पर 24 सितंबर को इस आंदोलन को एक अलग मोड़ दे दिया जाता है और इस आंदोलन के अंदर कई सारे व्हीकल्स को वैंडलाइज किया गया, बिल्डिंग्स के अंदर आग लगा दी गई और आंदोलन इतना ज्यादा भयानक था कि 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इन सब का जिम्मेदार ठहराया गया भारत के एक ऐसे व्यक्ति को जिन्हें कभी भारत के हीरो के तौर पर देखा जाता था। जी हां, एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट जिनका अपना एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो एजुकेशन के लिए काम करता है, और 3 इडियट्स मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर था वो इन्हीं से इंस्पायर है। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सोनम वांगचुक की, जिनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इनके ऊपर लगा दिया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया गया। इतना बड़ा कानून लगा दिया गया इनके ऊपर। पर सवाल यह आता है कि लद्दाख के अंदर ऐसा हो क्या रहा है, लद्दाख के अंदर समस्या वास्तविकता के अंदर क्या है, और लद्दाख की जो सबसे बड़ी डिमांड है जो सोनम वांगचुक बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, वो 6ठे शेड्यूल के अंदर लद्दाख को जगह दे देना। इससे लद्दाख को क्या फायदा मिलने वाला है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। पर देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके मन में यह आता है कि लद्दाख जो कि बहुत शांत जगह है, लद्दाख के लोगों को बहुत शांत माना जाता है, वहां इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो गया जहां पर व्हीकल्स को वैंडलाइज किया गया, बिल्डिंग्स के अंदर आग लगा दी जाती है, और इस आंदोलन की जिम्मेदारी या जिम्मेदार ठहरा दिया गया एक ऐसे आदमी को जिन्हें भारत में हीरो के तौर पे देखते हैं। जी हां, मैं सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहा हूं। एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनकी कई सारी बातें लोगों को इंस्पायर भी करती है, पर सडनली एक नया मोड़ आ जाता है और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है भारत के एक बहुत बड़े कानून के द्वारा, और एक कानून उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जिस व्यक्ति ने भारत की सिक्योरिटी को और देशीय अखंडता को भंग करने की कोशिश करी है। अब सवाल फिर से आता है कि लद्दाख के अंदर समस्या क्या है। देखिए, आप सबको पता होगा अगस्त 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भारत के अंदर लागू किया जाता है। आर्टिकल 370 के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था उसे हटा लिया जाता है, और इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूटीज को बनाया जाता है। अब यहां पर यह चीज की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्टेट लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की अपनी एक विधानसभा होगी, वहां के लोग वहां के एमएलए को इलेक्ट करेंगे और वही लोग वहां के लिए कानून बनाएंगे। पर लद्दाख के लिए ऐसी कोई व्यवस्था शुरुआत में नहीं की जाती कि ये लद्दाख को यूटी का दर्जा तो दिया जाएगा, जिसकी डिमांड लद्दाख बहुत लंबे समय से कर रहा था, और लद्दाख के अंदर पर यह चीज कर दी गई कि यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा। शुरुआत में लद्दाख के लोगों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा, पर समय के साथ चीजें चेंज होती गई, बिकॉज उनको समझ में आया कि देखिए, लद्दाख के अंदर अगर पूरी तरीके से कमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहने वाली है तो लद्दाख के अंदर वहां के लोगों के द्वारा इलेक्टेड एमएलए नहीं होंगे। सीधी सी बात है, अगर लद्दाख के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा तो ना वहां पर एमएलए होंगे और ना वहां के लोकल जो लोग हैं लद्दाख के लिए कानून बना पाएंगे, बिकॉज जितने भी यूटीज होते हैं जहां पर लेजिस्लेचर नहीं है, उस यूटी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में होती है। सेम लद्दाख के साथ भी है, लद्दाख के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिए जाते हैं जो कि लद्दाख की जिम्मेदारी को लेकर बैठे और वो लद्दाख के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। अब इसी बात को लेकर 2019 से 20 के बीच में कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होता है, और जिन सोनम वांगचुक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। जब लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया तो एक ट्वीट वो करते हैं और उस ट्वीट के अंदर वो धन्यवाद देते हैं कि इतने समय की जो स्ट्रगल था वो स्ट्रगल आज जाकर पूरा हुआ। पर अचानक से ये चीजें होती हैं कि लद्दाख अपनी 4 डिमांड्स को लेकर आगे आता है। देखिए, लद्दाख के अंदर वैसे तो कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पर लद्दाख के अंदर जो 2 बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी 2020 के बाद बनती है। पहले थी लेह एपेक्स बॉडी। देखिए, लेह वाला जो एरिया है यहां पर बौद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो ये बॉडी बेसिकली बौद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा, पर ज्यादातर बौद्धिस्ट इसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वहीं पर एक दूसरी पार्टी लद्दाख के अंदर और बनती है, इट इज अ वेरी मेजर ग्रुप ऑफ लद्दाख, जिसके नाम था कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। बेसिकली यहां पर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग ज्यादा मिलने वाले, ये दोनों पार्टीज एक साथ आ जाती है और ये डिमांड करती है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। याद रखिएगा, डिमांड ये 2020 से ही चल रही, इसको लेकर कई बार आंदोलन किए गए। सोनम वांगचुक जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उनका नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, ये कई बार अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस बार इनका जो आंदोलन था, ये जो आंदोलन चल रहा था लद्दाख के अंदर, ये 10 सितंबर को चालू हुआ था। 10 सितंबर के भूख हड़ताल के ऊपर बैठते हैं और इनकी 35 दिन की भूख हड़ताल करने का कह सकते हैं कि टारगेट यहां पर था। अब इन दोनों पार्टीज ने अपनी 4 डिमांड्स केंद्र सरकार के सामने रखी। डिमांड्स को समझना बड़ा जरूरी है। पहली डिमांड थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, एक स्टेटस दिया जाए स्टेटहुड का, मतलब लद्दाख को प्रॉपर्ली राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि लद्दाख को 6ठे शेड्यूल के अंदर एंट्री दी जाए। आज की तारीख में 6ठे शेड्यूल में 4 राज्य हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लद्दाख को भी इसके अंदर एंट्री दी जाए।
तीसरी डिमांड थी सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट। यहां पर क्लियरली कहा गया कि साहब लद्दाख के अंदर अगर आप देखा जाए तो नॉर्मली अभी हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करें तो वो तो वहां पर है नहीं, और लोकसभा में लद्दाख की केवल एक सीट है, पर यहां पर डिमांड की गई कि लेह और कारगिल की 2 सीट्स यहां पर अलग अलग होनी चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि एक सीट लेह की यहां पर होगी, एक सीट यहां पर कारगिल की होगी। और चौथी डिमांड ये थी कि लद्दाख के अंदर जो वहां की गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, वहां की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लद्दाख का अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। ये 4 डिमांड्स यहां पर थी। अब सरकार इन 2 डिमांड्स को मानने के लिए तो राजी है लद्दाख की, पर इन 2 डिमांड्स के ऊपर सरकार भी विचार कर रही थी। इसी बीच ये आंदोलन होता है और इस आंदोलन के अंदर 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। पर एक सवाल फिर से वही आता है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल से फायदा है क्या? इतने लंबे समय से डिमांड क्यों की जा रही? छठा शेड्यूल वास्तविकता में क्या कहता है? देखिए, भारत के संविधान के 2 शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, पहला है 5वां शेड्यूल और दूसरा है छठा शेड्यूल। छठा शेड्यूल बेसिकली बात करता है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। कुछ एरियाज भारत के अंदर ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अगर लद्दाख के बारे में बात की जाए तो लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन आज की तारीख में 97% है। 97% पॉपुलेशन लद्दाख की ट्राइबल है। अब किसी भी एरिया को अगर छठे शेड्यूल के अंदर जगह दे दी जाती है तो वहां पर सबसे ज्यादा फायदा यह होता है कि उस एरिया के कानून बनाने की जिम्मेदारी, वो कानून चाहे लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वहां की फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी वहां की काउंसिल्स के पास आ जाती है, जिसे कहा जाता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जी हां, याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात कीजिए, आज भारत में छठे शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट्स आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इन चारों स्टेट्स के अंदर आप देखेंगे अपनी अपनी इनकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। इसी तरीके से अगर लद्दाख को भी छठे शेड्यूल के अंदर जगह मिल गई तो लद्दाख के अंदर भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी और लद्दाख को अपने एरिया के लिए कानून बनाने में सहूलियत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, लद्दाख के जमीन से बने कानून लद्दाख की वहां की काउंसिल बना सकती है, फॉरेस्ट के कानून वहां की काउंसिल बना सकती है, और इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है और सेंट्रल का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया, वो कानून छठे शेड्यूल के स्टेट्स में लागू होगा या नहीं होगा, ये तय करने का अधिकार उस राज्य के गवर्नर के पास होता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर छठे शेड्यूल के अंदर लद्दाख को रख दिया गया तो लद्दाख के जो जमीन के कानून है, लद्दाख के जो फॉरेस्ट के कानून है, उन सब कानूनों को बनाने की ज्यादा पावर किसके पास आ जाएगी? लद्दाख के पास, खुद के पास आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है? अभी ये कि लद्दाख में कोई भी जमीन खरीद सकता है। लद्दाख के अंदर ट्राइबल एरिया ज्यादा है बट कोई भी जमीन वहां पर खरीद सकता है। इसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता वहां पर है, चिंता करने की जरूरत भी है, बिकॉज लद्दाख का एनवायरमेंट हम देख सकते हैं बहुत नाजुक वहां पर है। वहां पर अगर बहुत ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, बहुत ज्यादा बाहर की एक्टिविटीज होती तो हो सकता है कि एनवायरमेंट को एक बहुत बड़ा खतरा वहां पर हो जाए। दैट्स वाई डिमांड लंबे समय से की जा रही थी और इसीलिए कहा गया कि छठे शेड्यूल के अंदर लद्दाख को जगह देनी चाहिए, बिकॉज छठा शेड्यूल क्लियरली बात करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में। याद रखिएगा, इन काउंसिल्स में 30 लोग होते हैं, 30 में से 4 लोग उस राज्य के गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, और 26 लोगों को अपॉइंट किया जाता है। छोटी सी बात थी, मुझे लगा आपको पता होना चाहिए। अब एक सवाल यहां पर यह आता है कि जो सोनम वांगचुक है, इनके ऊपर लगा दिया गया NSA, नेशनल सिक्योरिटी की एक्ट, वास्तविकता के अंदर क्या है? देखिए, याद रखिएगा, यह कानून 1980 में इंदिरा गांधी जी के समय पर बना दिया गया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर शक है या किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि साहब ये देश की अखंडता को भंग कर रहा है, ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। याद रखिएगा, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है। मतलब आपके काम करने से पहले, आपके क्राइम करने से पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि आप आगे और काम एक ना करें। तो ये चीज यहां पर इनके साथ की गई है और इस बात को याद रखिएगा कि इस कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को 12 महीने तक डिटेन किया जा सकता है मैक्सिमम। याद रखा रखिए, और यहां पर इतना पावर होता है इस कानून का कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया इसको भी बताना जरूरी नहीं होता। जिसे अरेस्ट किया गया उसे बताया जाए जरूरी नहीं है। तो कुछ चीजें ये थी लद्दाख के बारे में। आई होप चीजें समझ में आई होगी आपको, और लद्दाख की सिचुएशन को समझना यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो भी चीजें होती है वो हमको देखना पड़ेगी, बट याद रखिएगा लद्दाख अभी एक बहुत ही सेंसिटिव कंडीशन के अंदर है और इस कंडीशन से निकालने के लिए लद्दाख को कई सारे रिफॉर्म्स की जरूरत अभी तो है। चलिए, मैं आगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपने ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।